हाय, कैसे हो सभी? ठीक ठाक। तो आइए अब हम बात करते हैं कि भाई ये श्वसन जो है वो कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट अध्याय में ध्यान रखोगे तुम लोग सभी लोग। फर्स्ट अध्याय में हमने बात किया था, मतलब फर्स्ट टॉपिक पे से पहले क्लास में वीडियो में मैंने बात किया था कि श्वसन क्या होता है। ठीक है ना? श्वसन क्या होता है हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि श्वसन वह प्रक्रिया है, यानी कि वो लाइफ प्रोसेस है जिस लाइफ प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो भोजन के साथ यानी C6H12 और O6 के साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस वाटर बनाता है और प्लस ATP बनाता है। ठीक है ना? यही है श्वसन, यही है रिस्पायरेशन। ठीक है ना? ओके, क्लियर। फर्स्ट अध्याय में अब इसको सिर्फ आप देखो, बात समझने की कोशिश करो। अगर एग्जाम में पूछे तो समझो, समझ यार, रटने से नहीं होता है, समझने से होता है। एग्जाम में अगर पूछे तो आपको ये रिएक्शन याद है तो इस रिएक्शन के देख करके आप परिभाषा लिख सकते हो कि श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी एनर्जी ऊर्जा पैदा करता है। इसे श्वसन कहते हैं। और नहीं तो मैं तो परिभाषा लिख ही दिया हूँ, आपके पिछले क्लास में आपने देख देख लिया होगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। रटने से नहीं होता है, किताब पढ़ने से होता है। किताब पढ़ो, चैप्टर देखो, समझने की कोशिश करो, तब बात होती है। और ये तमाम प्रक्रिया कहाँ होती है, कौन सी जगह होती है? ये जो रिएक्शन में लिखा हूँ यहाँ पर, ये कहाँ होती है? बॉडी किस भाग में होती है, कहाँ होती है? ये सेल में होती है, सेल में। कहाँ होती है? सेल में। सेल में जो मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और वही एनर्जी जो है, एटीपी जो है वो पैदा होता है, एनर्जी उत्पादन होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहते हैं, यानी एनर्जी का केंद्र कहते हैं। क्योंकि एटीपी सब तो वही तो बन रहा है ना। एटीपी ऊर्जा का गुच्छा है, एटीपी वही बन रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इस बात, इसलिए ये चीजों को समझने की कोशिश करो। खैर, अब श्वसन तो ये है, लेकिन अब श्वसन की दो अवस्थाएं होती है, दो तरह की श्वसन होती है। एक श्वसन तब होती है जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, यानी जब हम सांस ले रहे हैं, नाक के जरिए हवा जो है वो हमारे फेफड़े तक पहुंच रहा है, एक वो श्वसन है। और फेफड़े के बाद वो कहाँ जा रहा है वो हम बात करेंगे। ठीक है ना? एक तो वो श्वसन है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही एनर्जी पैदा करता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो श्वसन की दो अवस्थाएं हैं। एक है वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या है बोलो तो? बोलो बोलो बोलो, बोलो क्या है? एक है वायवीय श्वसन, अरे बोलो ना रे। एक है वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और एक है अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये दो तरह के श्वसन होते हैं। वायवीय श्वसन जैसे तुम जानते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और इस अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में एटीपी जनरेट होता है और ऊर्जा पैदा होती है। अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो एब्सेंट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है। और इस स्थिति में भी एनर्जी पैदा होती है, एटीपी इस स्थिति में भी पैदा होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी पैदा होती है। क्लियर ना? तो श्वसन दो अवस्था, श्वसन की दो अवस्थाएं, एक वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है अवायवीय श्वसन अनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना? रिपीट करो मर्तबा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वायवीय श्वसन को समझना है। ये वायवीय श्वसन क्या होता है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है।
तो देखो, वह श्वसन प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा यानी एटीपी प्राप्त होती है, उसे वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज पूरी तरह से ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है, एकदम कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और अधिक मात्रा में एटीपी जनरेट होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एटीपी जनरेट होता है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कितना? लगभग 36 से लेकर के 38 एटीपी जनरेट होता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में एटीपी जनरेट होता है। इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। और ये मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखोगे ये कहाँ होता है? वायवीय श्वसन कहाँ होता है? वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत अधिक मात्रा में एटीपी जनरेट हो रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। समझे? क्योंकि वहां बहुत एटीपी बन रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है ना? तो ये होता है वायवीय श्वसन। अब एक बात समझो, फर्स्ट अध्याय में हमने बात किया था किसके बारे में? पोषण के बारे में। समझना मेरी बात को। फर्स्ट अध्याय में बात किया था किसके बारे में? क्योंकि फर्स्ट अध्याय, सेकेंड अध्याय, थर्ड अध्याय, फोर्थ अध्याय, ये सब के सब चैप्टर जो है वो इंटरकनेक्टेड है। एक अध्याय को अच्छे से पढ़ोगे, दूसरा अध्याय अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, तीसरा अध्याय समझ में आ जाएगी एक अध्याय को अच्छे से पढ़ने के बाद। तो ये सारे अध्याय जो है वो सब इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक को छोड़ दोगे दूसरा को समझने में आसानी होगी। बात समझेगी ना? समझे मेरी बात को? तो पहले अध्याय में हमने बात किया था किसके बारे में? पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। और वहां हमने क्या किया? बात किया था कि जो भोजन है, जो फूड है, वो फूड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है प्लस प्रोटीन चेंज होता है। हमने बात किया था। हमने बात किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हमने बात किया था प्रोटीन के बारे में, हमने बात किया था फैट के बारे में, वसा के बारे में हमने बात किया था। ठीक है ना? बॉडी में इसी तीन चीज का पाचन होता है, बाकी चीज एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विटामिन हो या वाटर पानी हो, ये सब जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हमने बात किया था फर्स्ट अध्याय में पोषण के बारे में। हमने क्या बात किया था कि जो हम भोजन, जो हम फूड ग्रहण करते हैं, जो हम खाते हैं भोजन, वो भोजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है ना? बात समझेंगे? समझे? भोजन हम किए, वो भोजन बदल गया किस में? कार्बोहाइड्रेट में। ये कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। ठीक है ना? ये ग्लूकोज कहाँ चला गया? ये ग्लूकोज चला गया बॉडी के सेल में। सेल मतलब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, पावर हाउस द सेल का चला गया। अब दूसरे अध्याय में हम बात कर रहे हैं क्या? सांस के बारे में। जो हम ब्रीथिंग, जो सांस लेते हैं, उस सांस में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? फेफड़े में। और फेफड़े में हीमोग्लोबिन द्वारा जो है ये फिर जो है बॉडी के सेल माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देता है। समझे ना? देखे ना दोनों अध्याय कैसे इंटरकनेक्टेड है। एक अध्याय में जो भोजन के बारे में हम पढ़े थे, ये भोजन कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ये कार्बोहाइड्रेट बदल गया ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज चला गया क्या? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। नेक्स्ट अध्याय हम बात कर रहे हैं जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन फेफड़े में जा रहा है। फेफड़े में जो हीमोग्लोबिन है ना, फेफड़ा में जा रहा है और बॉडी के सेल में जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है हम बात करेंगे। ये हीमोग्लोबिन जो है वो पहुंचा दिया कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, बॉडी के सेल में पहुंचा दिया। अब एक तरफ से भोजन यानी एक तरफ से ग्लूकोज आया, एक तरफ से ग्लूकोज आया और एक तरफ से क्या आ गया? ऑक्सीजन आया। ये दोनों कहाँ पहुंच गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट
ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, एटीपी ऊर्जा बनेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर पानी बनेगा। यही है वायवीय श्वसन। अगर एग्जाम में पूछे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, ये पूरा तुमको लिखना है। ये लिखोगे, कॉपी चेक करने वाला समझ में आ जाएगा कि वो बच्चा क्या लिखा है, ठीक है ना। तो वायवीय श्वसन, तो एनर्जी पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ग्लूकोज। क्लियर ना, इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। और पहले हमको क्लास में बता चुके हैं इस बातों को। आइए फिर से आगे देखते हैं। अब उसी का मैं रिएक्शन लिखा हूँ यहाँ पर, उसी को जो अभी मैं यहाँ पढ़ाया हूँ, ये उसी का ये रिएक्शन है। ये पहले भी हो चुका है, पहले भी बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। तो CO2 C6H12O6 जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और प्लस एनर्जी बनाएगा। और यहाँ अधिक मात्रा में एनर्जी पैदा होगी, यानी लगभग 36 से लेकर के 38 ATP जनरेट होगा। ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब अवायवीय श्वसन क्या है, कि देखो समझो मेरी बात कि ये अवायवीय श्वसन क्या है। अनएरोबिक रिस्पायरेशन, अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण इनकम्प्लीट विघटन होता है और कम मात्रा में ATP प्राप्त होता है। यानी कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है वो टूटता है, लेकिन अच्छे से नहीं टूटता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में ये प्रक्रिया होती है। तो इस सिचुएशन में C6H12 और O6 जो है वो अच्छे से नहीं टूट पाता है, वो कंप्लीट जो है वो नहीं टूट पाता है, अच्छे से नहीं टूटता है, अच्छे से नहीं टूटता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इस वजह से कम मात्रा में ATP जनरेट होती है, बहुत कम मात्रा में। और याद रखोगे ये प्रक्रिया जो है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में होती है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में होती है। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, क्लियर। अच्छा देखो, अच्छा अब कहोगे कि ये प्रक्रिया कहाँ, मतलब वायवीय श्वसन तो मनुष्य में होता है, जंतुओं में होता है, इंसानों में होता है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ करके ATP जनरेट करता है। लेकिन ये अवायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन ऐसी चीज है जो मतलब एनर्जी पैदा करता है, तो कुछ ऐसी चीज जैसे कि ईस्ट, ये एक कोशिकीय जिसे खमीर कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया में इस तरह के रिएक्शंस, इस तरह के ATP जनरेट होते हैं, मतलब रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि देखिए देखो कहने मतलब है कि ग्लूकोज वह उसके पास भी है, क्योंकि वो भी तो खा रहा है ना, वो भी तो भोजन कर रहा है। C6H12O6 उसके पास भी है, C6H12O6 इंसानों के पास भी है, उसके सेल में भी है, इंसानों के सेल में भी है। लेकिन इंसान जंतु में ऑक्सीजन की मात्रा होने के वजह से इसका कंप्लीट विघटन होता है और अच्छी मात्रा में ATP जनरेट होती है। लेकिन यह बात कुछ बैक्टीरिया और कुछ ईस्ट खमीर में ऐसी चीजें नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि ये C6H12O6 जो है अच्छे से नहीं टूटता है। जब ये अच्छे से नहीं टूटता है तब ये एथेनॉल बना लेता है, एथेनॉल, एथेनॉल यानी इसे अल्कोहल, इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, एथेनॉल बना लेता है। अब प्लस CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बहुत कम मात्रा में ATP जनरेट होगी, यानी मात्र 2 ही ATP बन पाता है, 2 ATP बन पाता है, ज्यादा ATP नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अवायवीय श्वसन कुछ बैक्टीरियो में होती है, कुछ ईस्ट में खमीर जैसे जीवों में, अवायवीय एक कोशिकीय जीव है में ये प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो C6H12O6 टूटता है लेकिन अच्छे से नहीं टूटता है, इसलिए ये बना लेता है एथेनॉल, बना लेता है अल्कोहल, बना लेता है एथेनॉल बना लेता है और ATP जनरेट होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ये प्रक्रिया होती है साइटोप्लाज्म कोशिका में। लेकिन कभी कभी इंसानों में भी अवायवीय श्वसन की प्रक्रियाएं होती है।
कैसे? जब इंसान तेज गति से दौड़ता है या भारी व्यायाम करता है, तो उस कंडीशन में इंसान को जो जॉइंट है, जो मसल्स है, वहां तक ऑक्सीजन जो है नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से भी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। जैसे कि मानव मांसपेशियों में, ह्यूमन मसल्स में, जब हम बहुत तेज दौड़ते या भारी व्यायाम करते हैं, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या भारी व्यायाम करते हैं, तब ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। यानी ग्लूकोज फिर भी टूटेगा, लेकिन यहाँ ग्लूकोज टूट करके बना लेगा C3H6O3, इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। अब प्लस एटीपी जनरेट होगा, यानी बहुत कम मात्रा में एटीपी जनरेट होगा। लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में बनने लगते हैं, जिस वजह से मांसपेशियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, अच्छे से ग्लूकोज नहीं टूट पाता है। इसलिए अक्सर ज्यादा व्यायाम करने के बाद जो है हमें कमजोरी फील होती है, मतलब थकावट फील होती है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी जो है, एटीपी जो है, बहुत कम मात्रा में जनरेट हुआ है, बहुत कम मात्रा में। फिर हम लंबी सांस लेते हैं, थोड़ा सा ठहरते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, तब जा करके थोड़ा थोड़ा हमारे बॉडी में ताकत, एनर्जी आती है। तो व्यायाम करने के दौरान, दौड़ने के दौरान हमारे बॉडी में एनर्जीज उतनी मात्रा में पैदा नहीं होती, लेकिन जैसे हम व्यायाम से रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तुरंत एटीपी जनरेट होना शुरू हो जाता है, तो हमें तुरंत उसके फायदे समझ में आने लगते हैं, बॉडी में एनर्जी पैदा होने लगती है। तो व्यायाम के दौरान या तेज दौड़ने के दौरान भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से अवायवीय श्वसन बॉडी के मांसपेशियों में होता है। नहीं, अवायवीय श्वसन मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज ऐसे भी टूटेगा, टूटना ही है उसको, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा उसको, इसलिए वो ग्लूकोज टूटेगा। तो कम मात्रा में एटीपी बनेगा, साथ में बन जाएगा लैक्टिक एसिड, और इसी लैक्टिक एसिड के वजह से मांसपेशियों में दर्द, पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो यही है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। श्वसन की दो अवस्थाएं हैं, एक है वायवीय श्वसन, एक है अवायवीय श्वसन। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है ना? तो आई होप बात समझ में आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो रिपीट कर लेना, कोई इशू नहीं है। आइए दोनों में फर्क देख लेते हैं, ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है। और अब जो चीज हम पढ़ाए हैं डिफरेंस तो वही होगा, डिफरेंस को एक्स्ट्रा उसमें तो आएगा नहीं। पहला, वायवीय श्वसन फर्स्ट ऑक्सीजन आवश्यक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। वायवीय श्वसन में 36 से 38 एटीपी बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल 2 एटीपी ही जनरेट होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म में होता है। वायवीय श्वसन जो है वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस पानी, वाटर बनेगा, और अवायवीय श्वसन में इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और लैक्टिक अम्ल बनता है, जैसे कि हमने बात किया था। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? मनुष्य में होता है और पौधे में होते हैं वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है, और बॉडी के मांसपेशियों में भी होता है। तो आई होप बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? फिर से रिपीट करो, एक मरतबा पढ़ो तो, एक मरतबा रिपीट करो कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
वायवीय श्वसन में 36 से 38 एटीपी बनते हैं, अवायवीय में केवल 2 एटीपी बनते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, अवायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में होता है। वायवीय श्वसन CO2 बनता है, H2O बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अवायवीय श्वसन में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन में मनुष्य कहाँ होता है? मनुष्य में और पौधे में होता है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? ईस्ट में, कुछ बैक्टीरिया में और मांसपेशियों में होता है। क्लियर? चलिए अब हम समझ गए श्वसन क्या है, श्वसन की कितनी अवस्थाएं हैं, ये हम समझ गए। अब हम नेक्स्ट अध्याय में बात करेंगे पेड़ पौधे श्वसन के लिए किस अंगों का इस्तेमाल करते हैं, फिर मनुष्य श्वसन के लिए कौन से अंगों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अध्याय में बात करेंगे। यहाँ तक टॉपिक को रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहो।